खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। भारत चीन सीमा पर तनाव बरकरार है और नेता एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ऐसे में इसी मुद्दे पर दिल्ली में राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। जवानों की शहादत को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर इस कदर हमलावर है कि वो सीधे प्रधानमंत्री को नसीहत दे रहा है और इस दंगल में अब पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी कूद पड़े हैं, जिसके बाद बीजेपी भी हमलावर हो गई है। जी हां, मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को देश की सुरक्षा और रणनीति जैसे मुद्दे पर सोच समझकर बयान देने की बात कही, तो राहुल गांधी ने भी कहा कि उम्मीद है कि मोदी बात मानेंगे। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। कांग्रेस चीन विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं की पूरी फौज मोदी सरकार से जवाब मांग रही है। अब इस फेहरिस्त में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का नाम भी जुड़ गया है। मनमोहन सिंह ने लिखित बयान के जरिए पीएम मोदी को न सिर्फ नसीहत दी है, बल्कि चेतावनी देते हुए एक्शन की अपील भी की है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री को अपने शब्दों व ऐलानों द्वारा देश की सुरक्षा व सामरिक व भूभागी हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति सदैव बेहद सावधान होना चाहिए। वहीं पूर्व पीएम के बयान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर मनमोहन की प्रेस विज्ञप्ति को शेयर करते हुए ट्वीट करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की महत्वपूर्ण सलाह भारत की भलाई के लिए मैं आशा करता हूं कि पीएम उनकी बात को विनम्रता से मानेंगे। इस बीच बीजेपी भी मैदान में कूद पड़ी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मनमोहन के बयान पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया। कांग्रेस के टॉप नेताओं के रवैये को देखकर कोई इन बातों पर भरोसा नहीं करेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह उसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिसने 43,000 किलोमीटर भारतीय हिस्सा चीन के सामने सरेंडर किया। यूपीए सरकार के दौरान निकृष्ट रणनीति देखी गई और बिना लड़े जमीन सरेंडर कर दी गई। ये वही कांग्रेस है जिसने हमेशा हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल गिराया है। प्रधानमंत्री मोदी पर देश को पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों देश सुरक्षित है, देश की सुरक्षा सुरक्षित है, देश का सम्मान सुरक्षित है। इस बात को देश का 135 करोड़ हिंदुस्तानी जानता है और पूरी तरह से उस बात पर विश्वास रखता है। कुछ गिने चुने लोग से अपनी राजनीतिक कारणों से अगर कुछ किसी तरह के बयानबाजी करते हैं तो ये उनकी अपनी समस्या है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि जो बातें प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों कही उससे देश में तो कन्फ्यूज़न हुआ ही, लेकिन उसका लाभ सीधे सीधे चीन को मिल रहा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच पिछले दिनों चीनी मीडिया में पीएम मोदी के बयान छाए रहे। चीनी मीडिया ने अनुवाद के साथ मोदी के बयान अपने चैनलों पर चलाए। वहीं ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जवानों की शहादत पर सियासत तो खूब हो रही है, लेकिन भारत चीन के मसले का हल निकलने का नाम नहीं ले रहा है। साथ ही नेता एक दूसरे को तोल मोल कर बोलने की नसीहत भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से गलवान पर उनकी जुबान बेलगाम होती जा रही है। जुबैर खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो सियासत गर्म है, जुबान भी बेलगाम हो रही है और कुछ ही देर पहले राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया है और उन्होंने कुछ वक्त पहले एक न्यूज़पेपर का स्नैपशॉट शेयर करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि चीन ने हमारे सैनिकों को मार डाला, चीन ने हमारी जमीन ली, फिर चीन इस संघर्ष के दौरान श्री मोदी की प्रशंसा क्यों कर रहा है। तो ये राहुल गांधी ने अब कुछ ही देर पहले ये भी ट्वीट किया है, यानी कि विपक्ष लगातार अपनी बातों को लेकर हमलावर है और ऐसे में एक और ट्वीट राहुल गांधी का। और ऐसे में हमारा सवाल यह है कि सत्ताधारी दल को क्यों चुभ रहे हैं विपक्षी दलों के बयान। सवाल नंबर 2, इस संकट में
हम क्यों उलझे हैं सियासी दंगल में। साथ ही यहां पर सवाल नंबर 3 कि आपस में ही अगर हम लड़ेंगे तो कैसे होगा चीन से मुकाबला। और साथ ही सवाल नंबर 4 कि क्या हमारे बयान बहादुर राष्ट्रीय सुरक्षा से कर रहे हैं खिलवाड़। इसके साथ ही एक और सवाल यह है कि क्या भारत का जवाब कमजोर है। हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कर्नल दानवीर सिंह, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है कर्नल दानवीर सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हैं। बहुत स्वागत है शिवम हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा दीपक झा, नेता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले शिवम से ही सवाल, शिवम क्या वजह है कि अब अगर विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो इतनी दिक्कत क्या है? क्योंकि कोई भी सवाल करता है तुरंत बीजेपी की प्रतिक्रिया आ जाती है कि आप राजनीति कर रहे हैं। दीपाली जी, बिल्कुल सवाल जवाब की तो कोई बात ही नहीं है। और जहां तक सर्वदलीय बैठक था उसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही था, क्योंकि जब आप ऐसे दौर से गुजर रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपके अपने देश में सब एकजुटता के साथ आगे बढ़ें। यहां पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, ना ही तो राहुल गांधी चाइना से हैं, ना ही ये भारतीय जनता पार्टी कोई चाइना की सीपीसी है। सब इसी देश के वासी हैं, इसी देश में रहते हैं। वो जो फौज खड़ी हुई है बॉर्डर पर, वो भी हमारी ही फौज है, हमारे ही जवान हैं जो लड़ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सर्वदलीय बैठक में आपने अपने सारे कंसर्न, अपने इश्यूज, अपने सारी बातें रेज की। तमाम पार्टीज ने वो सुने, अपने अपने वक्तव्य और अपने अपने विचार भी जरूर रखे होंगे, सबकी बात हुई होगी। मुझे एक चीज बताइए, अगर आपको राजनीति नहीं करनी है तो हर 5 मिनट में, हर 2 घंटे में, हर 3 दिन में ट्विटर बॉम्ब फोड़ने की क्या जरूरत है? मतलब आप 7 सितंबर 2007 में चाइना की सीपीसी के साथ, जब उनके जनरल सेक्रेटरी थे शी जिनपिंग जो अभी राष्ट्रपति हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट आप करके आते हैं। कांग्रेस और सीपीसी का कॉन्ट्रैक्ट जो है एमओयू आपका साइन होता है, उसको सुपरवाइज सोनिया गांधी करती हैं। और आज आप हमसे कह रहे हैं कि चाइना पर जवाब चाहिए। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि इस समय में मेरे घर में अगर परेशानी होगी, मेरा पहला एजेंडा होगा कि किसी भी तरह से चीजों को नॉर्मलाइज किया जाए। उसके बाद आपके तमाम तरह के सवाल हैं, किसी को कोई सवाल से कोई दिक्कत नहीं है। सरकार सिर्फ आपको इतना कह रही है कि इस समय में तो कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए कि चाइनीज न्यूज़पेपर की कटिंग ली और उसको लाकर ट्विटर पर पेस्ट कर दिया, उसके बाद सरेंडर मोदी कर दिया। वो एक अलग बात है कि आपने 1962 में अक्साई चीन से देकर 2011 तक तमाम तरह की चीजें जो हैं चाइना को ऐसे ही जाने दी। जमीन हमेशा जाती रही, कभी रिटेलिएट नहीं करा, सेना को कोई एक खुला छूट नहीं दी। आज आप इस तरह के जब सवाल पूछते हैं तो कहीं ना कहीं इससे इस देश की सेना का मनोबल गिरता है। ये सरकार सिर्फ इतना ही कह रही है। जहां तक सवालों की बात है, आपका अधिकार है, विपक्ष का काम सवाल पूछना है, बिल्कुल पूछना चाहिए। लेकिन जब मेरे घर में लड़ाई होगी तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जरूरी है कि मैं उससे निपटूं, उसके बाद तमाम लोगों के जितने भी सवाल जवाब हैं वो दिए जाएंगे। और सर्वदलीय बैठक का मतलब क्या था? यही तो था। बिल्कुल दीपक, जब सर्वदलीय बैठक का मतलब क्या था? जब वहां पर आपने अपनी बात रख दी और जब सरकार कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं और अब हम चीन को जवाब भी देंगे, फिर क्या दिक्कत है? हर दिन नए ट्वीट आ रहे हैं और आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी आ गए। और क्या लगता है कि उनकी जो नसीहत है, वो जो कहा है उन्होंने कि प्रधानमंत्री सोच समझ कर दे, इस वक्त क्या लगता नहीं है कि विपक्ष को भी एकजुटता दिखानी चाहिए? दीपाली जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। इस देश में माखनलाल चतुर्वेदी जी एक कवि हुए थे, उन्होंने कविता लिखी थी, पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरवालाओं के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं मैं सम्राटों के सर पे चढ़ूं। तो उस पुष्प की अभिलाषा क्या होती है? जिस पथ जाए वीर अनेक, मातृभूमि पर शीश नवाने। मतलब हमारी सेना, हमारे जवान मातृभूमि की सेवा के लिए जब जाते हैं, उस रास्ते पे उनके चरणों में, उनके कदमों में मैं बिछ जाऊं। यहाँ के पुष्प की भी अभिलाषा होती है कि जब हमारी सेना निकले तो मैं उनके चरणों में बिछ जाऊं। एक फूल की भी अभिलाषा होती है। रही बात शिवम त्यागी और भाजपा की, मैं इनको बताना चाहता हूँ, ये लोग हर बात की निंदा करते हैं कि आप देशद्रोही हो अगर सवाल करते हैं। आज मुश्किल का वक्त है, विपक्ष ने एक साथ कह दिया हम सरकार के साथ हैं। आप मुहिम चलाते हैं, चाइना का बहिष्कार करेंगे, चाइनीज सामान का बहिष्कार करेंगे, लेकिन सरकार दमखम नहीं दिखाती कि सरकार बैन कर दे। दूसरी बात, आज आप क्या कहते हैं? राहुल गांधी ट्वीट करते हैं
आज तीसरी बात मैं बोलूंगा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश के 10 साल प्रधानमंत्री रह चुके हैं। क्या उनको एक्सपीरियंस नहीं है? क्या उनको अनुभव नहीं है? क्या उनको ज्ञान नहीं है? भाजपा इस तरीके से प्रोपोगेंडा चलाती है, एक जिसके पीछे सारे के सारे जवाब धरे के धरे रह जाते हैं। जेपी नड्डा जी का ट्वीट आता है कि आप सेना का अपमान कैसे कर रहे हैं। मैं कहता हूं पूरा देशवासी सेना के साथ खड़ा है, सेना की शौर्य की शहादत की सलाम करता है, उसके लिए नतमस्तक होता है। कौन सेना का अपमान करता है? तो भाजपा के पास जब कुछ नहीं होता है तो सेना के पीछे झाके छिप जाती है और देश के आगे सेना को कर देती है। जो सेना हमारे दुश्मनों से लड़ रही है वो इस देश के अंदर सेना को दूसरी विपक्षी पार्टियों से लड़ा देते हैं बड़ी बखूबी से। तो कृपया करके देश में इस तरह का भ्रम ना फैलाए। कर्नल दानवीर जैसे यहाँ पे सेना के सम्राट, सेना के सिरमौर हैं, वो इनको जवाब दे देंगे कि किस तरह से आप बेहुदा ठीक है, चलिए उनसे जवाब लेते हैं। कर्नल दानवीर जी, क्या लग रहा है कि ये जो वक्त है, जो अभी जो बातचीत हो रही है, चाहे विपक्ष की ओर से चाहे बीजेपी की ओर से, घूम फिर कर बात, विपक्ष की ओर से कोई बात नहीं हो रही। दीपक एक मिनट, मैं आपसे सवाल नहीं कर रही हूँ, मैं कर्नल दानवीर से सवाल कर रही हूँ। ठीक है दीपक, एक मिनट जी, आप कांग्रेस से हैं, एंकर नहीं है, सवाल तो करने दीजिए कम से कम। इतना इंटॉलरेंट क्यों हुए जा रहे हैं राहुल गांधी की तरफ? कर्नल दानवीर जी, आपको क्या लग रहा है जो स्थिति है उस दौर में, क्या ये जो राजनीति हो रही है, इसे राजनीति इसलिए कहेंगे क्योंकि दोनों ही ओर से आपस में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, ये क्या ये सही वक्त है? क्या ये इससे मनोबल नहीं गिरता है? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये जो झगड़ा है ये हिंदुस्तान और चाइना के बीच में झगड़ा है, और ये बीजेपी और चाइना का झगड़ा नहीं है, नरेंद्र मोदी और चाइना का झगड़ा नहीं है। तो इस समय नरेंद्र मोदी को घेरना, बीजेपी को घेरना, मेरे ख्याल से ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है। और जो आप ग्लोबल टाइम्स को टैग करके और आप ट्वीट कर रहे हैं, मेरा इशारा राहुल गांधी की तरफ है, तो आप चाइना की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में आप चाइना की मदद कर रहे हैं। जब राहुल गांधी ट्वीट करते हैं तो उसको लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, और उसमें टैग होता है ग्लोबल टाइम्स। ग्लोबल टाइम्स जो है प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो अपनी बात रख रहा है, और उसको टैग करके आप अपने आप को ही घेर रहे हैं। तो ये चीज जो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के हिसाब से अच्छी नहीं है। और मेरे को ये लगता है कि बेचारे राहुल गांधी तो बहुत ही शरीफ और सीधे से लड़के हैं, इनके जो सलाहकार हैं ये इनको बेवकूफ बनाते हैं, इसीलिए इस प्रकार की बातें करते हैं। नहीं तो कोई भी समझदार आदमी ऐसे वक्त में अपने देश को नहीं घेरेगा। और जहां तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की कहानी है, जो स्थिति है वो हम सबको मालूम है। इस समय बहुत टेंस्ड है और बहुत गंभीर स्थिति है, और हम सब सवाल पूछ रहे हैं जी। लेकिन हम चाइना को टैग नहीं कर रहे, हम किसी को टैग नहीं कर रहे, हम बिल्कुल अपने देश हित को रखते हुए हम सवाल पूछ रहे हैं। हम भी पूछ रहे हैं, मैं भी पूछ रहा हूँ। झा साहब ने हमारे ट्वीट भी देखे होंगे, हमने बहुत सख्त ट्वीट देखे, लेकिन हम कभी ट्वीट मोदी से नहीं पूछ रहे कुछ भी, हम सरकार से पूछते हैं अगर कुछ पूछना होता है, और हम किसी प्रोपेगेंडा को बीच में नहीं लेके आते। तो ये आपको समझना पड़ेगा, आपको ये लाइन क्लियर करनी पड़ेगी कि चाइना के प्रोपेगेंडा को हम मदद कर रहे हैं। हम अपने देश के प्रधानमंत्री को जब टारगेट करते हैं तो हम ऐसा बता रहे हैं कि ये तेरी लड़ाई उसके साथ है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हम तेरे को घसीटेंगे नहीं। ठीक है, इस पर जवाब देंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे। और क्या वजह है जो बार बार प्रधानमंत्री को घेरे, बल्कि सरकार अपनी स्थिति साफ करने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन विपक्ष क्या और लेकर बातचीत सामने रख रहा है। तो सोशल मीडिया पर इंडियन और चाइनीज आर्मी के बीच हुई झड़प का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, और इस वीडियो के बारे में कहा जा रहा है कि हाल ही में हुई झड़प की तस्वीरें हैं। इस वीडियो में कुछ भारतीय सैनिक चीन के सैनिकों को पीछे हटने के लिए कह रहे हैं, और इस दौरान इनके बीच हाथापाई भी होती है। ये वीडियो किसी पहाड़ी इलाके का है और इसमें बर्फ दिख रही है और सैनिक मास्क लगाए हुए दिख रहे हैं। इसी बात को आधार बनाकर ये दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो हाल ही का है, और हालांकि ये वीडियो कब का है और ये झड़प कहां हुई है इसके बारे में अभी फिलहाल कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। और जनतंत्र टीवी भी इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया में किए जा रहे दावे की पुष्टि भी नहीं करता है। लगातार हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, शिवम का रुख करते हैं। शिवम, ये देखा जा रहा है पिछले कुछ दिनों से, जब चीन के साथ पहले से भी जो विवाद था उसको लेकर
वही बातें सामने आ रही थी जब यूपीए की सरकार थी और आप उनसे सवाल कर रहे थे। वही चीज अब विपक्ष आपसे सवाल कर रहा है, और जब विपक्ष वो सवाल कर रहा है तो आप कह रहे हैं कि आप सवाल मत पूछिए, आप यहाँ पर सेना का अपमान कर रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए दीपाली जी, होता क्या है जब आप सेना के अपमान की हम बात करते हैं, जैसा कि अभी कर्नल दानवीर सिंह जी ने कहा, वो भारतीय जनता पार्टी को ना तो रिप्रेजेंट करते हैं, वो इस देश के एक फौजी रहे हैं, उन्होंने इस देश की इंडियन आर्मी को सर्व किया है। बहुत सीधी सी बात है कि अगर हम बात करें अभी के सेना को आप किस तरह से डिमोरलाइज कर रहे हैं, आप बार बार किसका हवाला देते हैं? चाइना का। आपको फौज के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार आपको बता रहे हैं आकर के सिचुएशन क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से आपको बार बार ब्रीफिंग दी जा रही है कि हिंदुस्तान की क्या पोजीशन है। गलवान में कोई इसके अलावा तो कोई और सोर्स नहीं है, इसके अलावा अगर कोई दूसरा सोर्स है तो वो है चाइनीज सेना। अब आप मुझे एक चीज बताइए, राहुल गांधी जी रोज नई एक चीज आती है, कभी कहते हैं कि 10 जवानों को उन्होंने बंदी बना लिया, कभी इसके अलावा कहते हैं कि वहां पर वो डेली अंदर आए जा रहे हैं। हमारी तरफ से लगातार कंफर्म्ड रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसी देश की सेना, इसी देश की सरकार लगातार आपको कह रही है कि हमारा 1 इंच भी नहीं जाएगा। जी। लेकिन इतने बयान क्यों बदल रहे हैं? पहले प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं जिसको लेकर बार बार सवाल उठने लगा कि हमारे यहाँ ना अंदर चीनी सेना घुसी है, ना कोई अतिक्रमण हुआ है। फिर ये सवाल भी तो लाजमी हो जाता है, जब कुछ हुआ ही नहीं तो फिर हमारे सैनिक कैसे शहीद हो गए? चीजों को इंटरप्रेट करना एक अपने तरीके से एक अलग चीज है। LAC की अगर हम बात करें, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, तो अनवीर जी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि वहां पर कोई फिक्स्ड एक LAC नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है। एक बड़ा एरिया है जिसमें लगातार कहीं ना कहीं एक इनकी टर्मिनोलॉजी होती है। चाइना की जो PL है, जो सेना है, उनकी एक टर्मिनोलॉजी होती है कि इस तरह के डिस्प्यूटेड बॉर्डर में वो क्रीपिंग करके अंदर आते हैं। क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगते हुए अंदर आना, आज इतना, कल इतना, परसों इतना, इस तरह से। और हर जगह ये हमेशा देखा गया है। हिंदुस्तान की जो फौज है, जो सेना है, उसने एक चीज बहुत क्लियर किया हुआ है कि हम अगर आप डिस्प्यूटेड एरिया में घुसेंगे या फिर आगे बढ़ेंगे तो हम आपका विरोध करेंगे, हम आपको नहीं घुसने देंगे। ऐसी सिचुएशन में मैं चाइना की सेना पर तो नहीं विश्वास करूंगा, मैं चाइना की सरकार क्या लिख रही है मैं उस पर तो विश्वास नहीं करूंगा। मैं अपनी देश की सेना जो कहेगी मैं उसी को मानूंगा ना। मैं मानता हूं आपके पास सवाल हो सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल बात है। एज अ लेमैन, एज अ आम आदमी, एज अ हिंदुस्तानी, आपके दिमाग में इस तरह के सवाल उठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनको जब आप कोट करते हैं, रेफरेंस आप ग्लोबल टाइम्स का देते हैं जो कि माउथ पीस है चाइना की सरकार का, क्या ये गलत नहीं है? आप जो चाइना में चल रहा है उसको रिपीट करते हैं, आप जो वहां के अखबार लिख रहे हैं आप उसको रिपीट करते हैं। और दूसरी चीज, दीपक झा जी ने बीच में एक सवाल और कहा था कि मनमोहन सिंह जी जो है बहुत तजुर्बेकार व्यक्ति है, 10 साल वो इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। मैंने हमेशा माना है वो तजुर्बेकार है, लेकिन आप ही के नेता राहुल गांधी ने उनका ऑर्डिनेंस ऐसे भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूं फाड़कर फेंक दिया था। वो तब क्या एकदम से तजुर्बेकार नेता नहीं रह गए थे? मुझे लगता है अगर आप सम्मान की बात करते हैं तो सम्मान सबका कीजिए, एक साथ कीजिए। और जहां तक बात लगातार ये है कि आप फौज के पीछे क्यों आ जाते हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपको गाली देनी है भारतीय जनता पार्टी को, आप आजाद हैं। आपको संघ को गाली देनी है, आप आजाद हैं। लेकिन जब बात फौज की हो, सेना की हो, देश की सुरक्षा की हो, तो कृपया करके जो आप शब्द चुन रहे हैं उन पर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं। आप सरेंडर मोदी की जो बात कर रहे हैं, ये आप फौज को जोड़कर कह रहे हैं। अगर बॉर्डर पर कोई है तो वो फौज है ना इस देश की। आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि हमने सरेंडर कर दिया। क्या ये अपने आप में हास्यास्पद नहीं है? क्या आप हिंदुस्तान से नहीं है? और मैं एक सवाल पलटकर इनसे पूछ लूं कि 2007 में सितंबर में जो आप ट्रीटी करके आए थे शी जिनपिंग के साथ, राहुल गांधी जी जो जिसके लिए सीधा बीजिंग गए थे और वहां पर श्रीमती सोनिया गांधी थी, एक जवाब नहीं होगा इनके पास कि क्या ट्रीटी की आपने, क्यों की। लेकिन मैं नहीं मांग रहा हूं आपसे वो जवाब, क्योंकि ठीक है अभी हिंदुस्तान की फौज को 130 करोड़ लोगों का साथ चाहिए। सवाल जरूर पूछिए, लेकिन कोई भी ऐसा कदम ना हो कि कहीं पर भी फौज का मॉरल डाउन हो। और इसकी जिम्मेदारी इतनी ही विपक्ष की भी है जितनी सरकार की है। दीपक झा जी, सवाल कीजिए। दीपक, ये भी बात आ रही है कि जो ग्लोबल टाइम्स ने अपनी बात कही है उसमें यही बात आ रही है कि भारत के अंदर राष्ट्रवाद की भावना तो तेज हो रही है, लेकिन जो उनके घर के अंदर, भारत में जो घर में उठ रहे राष्ट्रवाद को पहले शांत करना चाहिए। ऐसा नहीं लग रहा? आप सवाल तो कर रहे हैं, ठीक है, सुझाव भी दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है जो लगातार ये जो ट्विटर वॉर चल रहा है इसका गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है दूसरे देशों में? देखिए, ये भाजपा का चरित्र देखिए क्या है। मोदी जी के बारे में जब न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि मोदी जी दुनिया के सबसे अच्छे नेता हैं, भारत के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हैं, तो वो कोट करते हैं, यहाँ पे ले आते हैं। अगर ग्लोबल टाइम्स कुछ लिख रहा है, चाइनीज न्यूज़पेपर कुछ लिख रहा है, तो उसको अगर
बताया जाएगा कि देखो भाई चाइना ये कह रहा है। मोदी जी के भाषण की तारीफ चाइना कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि मोदी जी का जो भाषण है चाइना को सूट करता है। आज पाकिस्तान में अगर कोई कुछ बोलता है, अगर भारत को सूट करता है, तो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री कहते हैं पाकिस्तान सरेंडर कर रहा है। तो चाइना के सामने क्या मोदी जी सरेंडर कर रहे हैं? इतना प्यारा सा भाषण दे रहे हैं। 20 सैनिक हमारे शहीद हुए हैं, हम उसके लिए रो रहे हैं। हमारे देश में दर्द है लोगों के दिल में, जिनके घर के बेटे शहीद हुए हैं, जिनकी माँ की गोद खाली हुई है, जिन विधवाओं महिलाओं की मांगे सुनी होंगी, उनसे आप पूछिए, उनसे दर्द दिखिए। तो इस तरह से शिवम त्यागी और भाजपा के लोग सेना के पीछे ना छिपे कृपया करके, और सेना को राजनीति के अखेड़े तो क्या करें? एक मिनट दीपक जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बार बार न्यूयॉर्क ना जाएं, वहां कोरोना से हालत बेहद खराब है। अभी चाइना की बात हो रही है, तो चाइना के परिप्रेक्ष्य में आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। 2007 में भी यही सेना थी, 1999 में भी बिल्कुल यही सेना थी, 1960 में भी यही, लेकिन पॉलिटिकल विल की प्रॉब्लम थी ना। मतलब ये है कि जब आप इस सेना से सवाल करते थे, जब आप मनमोहन सिंह से सवाल करते थे, तो क्या आप सेना का अपमान करते थे? क्या आपको सेना पे भरोसा नहीं होता था क्या? देखिए, तो दीपक जी आप भी वही करेंगे, आप भी वही करेंगे। एक मिनट शिवम, दीपक आप भी वही करेंगे? आपकी तरफ से बार बार वही वीडियोस आ रहे हैं। हमारी तरफ से सेना पे सवाल नहीं हो रहा है दीपाली जी। हम प्रधानमंत्री से सवाल करते हैं कि प्रधानमंत्री जी चीन के लिए इतना रोड मैप तैयार क्यों कर रहे हैं? चीन के मनपसंद भाषण क्यों दे रहे हैं? वो 56 इंच सीना क्यों नहीं दिखाते? जो चुनाव के वक्त जरा एक बार के क्या चीन के फेवर में भाषण था, जरा बताएं। चाइना आग दिखा रहा, पाकिस्तान आग दिखा रहा। चाइना पाकिस्तान तो छोड़िए, आज नेपाल भी हमारे लोगों को मार रहा है, नेपाल भी आग लेकिन दिखा क्या रहा। लग रहा है इसके लिए प्रधानमंत्री सिर्फ जी क्या बीजेपी? करेंगे? हाँ ठीक है दीपक, क्या इसके लिए आप बोल रहे हैं अगर सब आंख दिखा रहा है, लेकिन आप ठीक है पूछिए शिवम। मैं दीपक झा आपको थोड़ा सा ना इतिहास में लेकर चलता हूं। अगर आप एलएसी की एक बार एक्चुअल सिचुएशन समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि आपका ज्ञानवर्धन होगा और आपको बेहतर सिचुएशन समझ में आएगी। गलवान में डीएसडीबीओ रोड 255 किलोमीटर का पैच जो आज तक आपने नहीं बनाया था, हिंदुस्तान 2014 से जब से सरकार बदली है, और दानवीर जी उसको शायद कंफर्म कर देंगे, मुझसे बेहतर जानते हैं और तजुर्बेकार भी हैं, वहां पर हिंदुस्तान की सरकार ने एक 255 किलोमीटर का एक रोड बनाया जिसकी वजह से ट्रिफ्ट शुरू हुआ है। आपने इस देश में उस प्रोजेक्ट को आप देख लीजिएगा, ऐसे झूठ बोलने से बताइए आपने क्या बनाया? मैं तो सवाल कर रहा हूं आपसे, बताइए। अगर आपने बॉर्डर्स की स्थिति आज ऐसी नहीं छोड़ी होती तो ये हालात नहीं क्रिएट होते। अगर आपने 1962 के बाद से लगातार सेना को नहीं पीछे खींचा होता, मॉरल डाउन नहीं किया होता, तो सिचुएशन ये नहीं होती। 1962 की बात बार-बार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त बार-बार हर कोई, एक मिनट दीपक, क्या बार-बार 1962 की बात हो जा रही है? उस वक्त की स्थिति अलग थी, अभी स्थितियां बहुत अलग है। कर्नल दानवी जी आप बताइए। एक मिनट दीपक, कर्नल दानवी जी कर रहे हैं, मैं तो वही कह रहा हूँ कि मोदी जी ऐसे भाषण कैसे दे सकते हैं? 1 इंच जब उनका कब्जा नहीं है हमारी जमीन पे, हमारा उनका कब्जा नहीं, किसी का कब्जा नहीं, तो फिर झगड़ा किस बात का? ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं दीपक। एक सेकंड रुकिए। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि गलवान पर बेलगाम जुबान क्यों है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर लगातार आरोप ही एक दूसरे पर चल रहा है। लेकिन जो स्थितियां हैं उसको लेकर हम अब कर्नल दानवीर जी का मैं रुख करती हूँ, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी। सर आप बताइए स्थिति अभी फिलहाल क्या है, क्योंकि अब यहाँ से एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो अब जो चीन था उसने अतिक्रमण आगे तक कर लिया था, उसे रोकने के लिए अभी क्या ताज़ा स्थिति है, और आगे क्या ये विवाद सुलझ जाएगा और सुलझेगा तो कहाँ तक, क्योंकि बातचीत का दौर जारी है। और कुछ ऐसी भी मुझे खबर मिली थी कि 5 मई तक की जो स्थिति थी उसे बहाल करनी चाहिए, ये भी बात सामने आ रही है। तो बहाल करने पर क्या स्थितियां ठीक होंगी? देखिए, इसको 2 तरीके से देखना पड़ेगा। एक तरीका है जो इधर उधर से जो रिपोर्ट आ रही है और जो लोग के मन में शंका हो रही है, उससे जो सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, एक उस तरीके से देखना पड़ेगा, और एक उस तरीके से देखना पड़ेगा जिस तरीके से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है। और मेरे ख्याल से एज अ लॉयल गुड इंडियन हमें वो देखना चाहिए जो हमारा देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। देश का प्रधानमंत्री, बीजेपी का प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी ने नहीं बोला। अगर देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि ना उन्होंने हमारे इलाके में घुसपैठ करी है और ना उन्होंने किसी पोस्ट पर कब्जा किया है, मैं इस बात को मानने को तैयार हूँ कि इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन जैसा कि एक वक्ता कह रहे थे कि परसेप्शन में फर्क है, और वो अगर किसी जगह पर मौजूद है जहां पर परसेप्शन, हमारे परसेप्शन से इलाका हमारा है और वो आके बैठे
और ये इलाका फिंगर 4 का मैं बता रहा हूँ जी। अगर हम इसी स्पेसिफिक इसकी बात करें तो मेरे ख्याल से अभी स्थिति काफी गंभीर है और बॉर्डर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थिति बहुत नाजुक है, टेंस है। हमारी तरफ से भी बिल्डअप जारी है, चाइना की तरफ से भी बिल्डअप जारी है और आज मोल्डो के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता भी थी। आधिकारिक तौर पर उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन हमारी अपनी जानकारी के मुताबिक उस पे भी कोई भारी सफलता या बिल्कुल भी कोई सफलता नहीं मिली है। सुनने में आ रहा है कि चाइना हमसे कह रहा है कि गलवान से आप पीछे हटिए और फिंगर 4 के बेस से भी आप पीछे हटिए और जाहिर सी बात है हिंदुस्तान इस शर्त को बिल्कुल नहीं मानेगा। अब आधिकारिक तौर पर इसको क्या बोला जाएगा इस बारे में वो हमें इंतजार करना चाहिए और स्थिति किसी भी हालत में शांतिपूर्ण नहीं है, स्थिति गंभीर है और हमें बहुत ही समझदारी से अपने बयान देने चाहिए और बहुत ही समझदारी से हमें सवाल उठाने चाहिए। सवाल उठाना हमारा हक है, लेकिन थोड़ा समझदारी। बिल्कुल दीपक, सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है और आप उठा भी रहे हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन क्या लग रहा है कि इसमें कई कमी है? क्योंकि जब बैठक हुई उस वक्त अपनी बात रख देनी चाहिए थी, क्योंकि इस वक्त जो विपक्ष अगर एकता दिखाएगा तो ये पूरा संदेश पूरे बाकी विश्व में जाएगा। क्योंकि चाहे हम इंदिरा गांधी की बात करें, जब उस वक्त भी ऐसा ही कुछ हुआ था तो सारा विपक्ष एकजुट था, जिसके बाद यहाँ पर सरकार को मजबूती मिली थी। आज भी वही स्थिति है। अगर सरकार के साथ विपक्ष अपनी बात कहते हुए अगर साथ एकता दिखाता है, सिर्फ बोलने से नहीं कि हमें राजनीति नहीं कर रहे हैं, अगर वाकई दिखाएगा कि हमारे में एकजुटता है तो शायद हमारा संदेश कुछ और जाएगा और हम दबाव बनाने के लिए हम और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस देश के मुखिया माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मुखिया बोलते हैं तो मतलब चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे उनको वोट देने वाले हो चाहे ना देने वाले हो, सबके अभिभावक हैं, सबके गार्जियन हैं। देश उनके साथ खड़ा हुआ है, उनके साथ जुड़ा हुआ है। अब एक कहने की बात नहीं होती है। उस दिन अगर सर्वदलीय बैठक हुई, मीटिंग में सबने उनका साथ दिया, सबने सपोर्ट किया। अब ये सरकार का दायित्व बनता है कि सरकार सबको कैसे एक साथ भरोसे में लेती है, क्योंकि सरकार के मंत्री, सरकार के नेता, पार्टी के नेता अलग अलग तरह के बयान देते हैं। ये बहादुर बनने जाते हैं कि देखो जी तुमने देश को बर्बाद करने दिया, हम पिछले 6 सालों में ऐसे ऐसे कारनामे कर दिए। तो जब सरकार इस तरह का फूट डालने वाली नीति करेगी और शुद्ध करेगी कि उनसे बड़ा देशभक्त इस वक्त कोई नहीं है, तो इस देश में दुविधा वाली स्थिति पैदा होगी। तो कृपया करके रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि अपने लोगों के, अपने पार्टी के नेताओं को इस तरह के बयानबाजी से ना, हरकतों को ना कहें कि ऐसे बयान दो जिससे देश का, विपक्ष का, किसी का भी अपमान हो, सेना का अपमान हो। तो सबको साथ लेके चलने की बात है, तो वो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आए, विपक्ष के साथ बैठे, लोगों के साथ बैठे, जो उनको वोट दिए, जो नहीं दिए, कहें कि देश मुसीबत में है। कर्नल दानवीर साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि स्थिति नाजुक है, उसको हम समझते हैं। सिर्फ मेरे बोलने से या शिवम त्यागी के बोलने से, भाषण देने से किसने क्या किया है, वो स्थितियां नहीं बदलने वाली है। इसलिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। जितनी जिम्मेदारी विपक्ष की है, उससे डबल जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि सबको भरोसे में लेना। अगर मैं सवाल कर रहा हूं, इसका मतलब मेरे मन में असंतोष है सरकार के प्रति, देश के प्रति असंतोष नहीं है, सेना के प्रति असंतोष नहीं है। असंतोष की भावना इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद जो नेतृत्व कर रहा है हमारा, वो उतना मजबूत नहीं है जितना भाषणबाजी करने में मजबूत था। इसलिए सवाल उठते हैं। तो मोदी जी अगर आए, आगे बढ़े और कहें कि देखो भाई, चाइना ने ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं और आप आगे बड़े प्यार से राष्ट्र के नाम संबोधन करके जाते हैं कि दो सब कुछ सामान्य स्थिति है, और एक माहौल चलाते हैं भाजपा के लोग, भाजपा की IT सेल के लोग, चीन के सामान का बहिष्कार करो। मैं भी इस माहौल को समझता हूं। मैं कहता हूं चीन का बहिष्कार करिए। जब आप बहिष्कार की बात करते हैं तो बैन क्यों नहीं करते? सत्ता में आप बैठे हुए हैं, आप बैन क्यों नहीं करते? एक माहौल क्यों बनाया जाता है इस तरीके से? तो कृपया इस तरह की ओछी हरकतों से भाजपा और भाजपा के लोग बचे, लोगों में एक मैसेज दे कि देश के बिल्कुल शिवम, क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं भरोसा जीतने में यहाँ पर सरकार यहाँ पर विफल रही है? फेल्योर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वहां पर भी कई सवाल उठे थे, ममता बनर्जी ने उठाए थे, फिर आपने RJD और यहाँ पर MIM को नहीं बुलाया, आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाया। कहीं ना कहीं भरोसा विपक्ष के साथ नहीं, क्योंकि अगर जैसा मैंने इनके साथ उदाहरण दिया था इंदिरा गांधी के टाइम पर भी, और हम अटल जी को भी देखते हैं, वो हमेशा कितनी भी वहां पर आपसी
पार्टी राजनीति में कुछ भी दुश्मनी हो, लेकिन हमेशा विपक्ष को लेकर साथ चलते थे। लेकिन आज क्या वजह है जो आप विपक्ष का भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं? बैठक भी कर ली, उसके बावजूद भी अभी भी स्थिति वही है। आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो समझ जाएंगे। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इनके फ्लोर ऑफ द हाउस जो लीडर हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने आकर चाइना के खिलाफ 4 बातें कह दी थी। उसके बाद इमीडिएट कांग्रेस पार्टी ने उनका ट्वीट डिलीट कराया और डिलीट कराने के बाद राहुल गांधी ने अटैक लॉन्च कर दिया। आप मुझे एक चीज बताइए, मेरे देश की सेना ने कहा था कि हमारे 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, जो कि एक बहुत बड़े दुख की बात है, लेकिन पलटवार करके हमने उनके 43 मारे। आप राहुल गांधी की पूरी ट्विटर ट्रेल पर चली जाइए, अगर आपको एक भी ट्वीट कोई ऐसा दिख जाए जिसमें उन्होंने चाइना से सवाल पूछा हो या ये कहा हो कि चाइना सुन लीजिए, हमारे आपस में कोई दिक्कत, आपस में कोई एक मनभेद जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस समय में हम हिंदुस्तान के साथ हैं, हिंदुस्तान की सरकार के साथ हैं और आपको जवाब देने में सक्षम है। कोई ट्वीट ऐसा नहीं है। अगर कुछ भी कहा गया है, कुछ भी डिमीन किया गया है, तो वो हिंदुस्तान की ही बात हुई है। दूसरा, आप सुन लीजिए प्लीज, मैंने आपको बड़ा अनइंटरप्टेड टाइम दिया, आप सुन लीजिए। दूसरा, आप जब कहते हैं कि इस तरह से आप बैन कर दीजिए तमाम तरह की चीजें, मैं सिर्फ आपको एक चीज कहना चाहता हूं, अगर इस देश की जनता में आज एक वो फीलिंग है, आज एक वो आह्वान है कि हमें बायकॉट चाइना करना पड़ेगा। सोनम वांगचुक मेरी पार्टी के नहीं है, उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर फॉर अ वीक एंड हार्डवेयर फॉर एन ईयर। मैं कहता हूं अगर इस प्रोसेस में देश जाता है धीरे धीरे, तो आपको दिक्कत क्या है? क्या इस देश में स्वदेशी आंदोलन पहले नहीं चले? क्या गांधी जी ने नहीं चलाए? क्या सरदार वल्लभ भाई ने नहीं चलाए? सबने चलाए। अगर एक मास लेवल पे, अरे चुप हो जाइए दीपक झा जी, बीच में कूद क्यों पड़ते हैं आप? आई नो दर्द ज्यादा है, बट इट्स फाइन, सुन लीजिए, आपके काम आएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर जनता इस बात को कहती है तो कहीं ना कहीं उनमें अगर कोई कंसेंसस बन रहा है तो ये अच्छी बात है। आपको दर्द क्यों है? होने दीजिए। अगर चाइनीज प्रोडक्ट बैन होने की बात होती है, अगर एफडीआई के नॉर्म्स चेंज किए हैं सरकार ने पिछली बार, अब से पहले क्या होता था एफडीआई में कि जो भी कंपनी चाहे इंडिपेंडेंटली इन्वेस्ट कर सकती थी हिंदुस्तान में, अब वैसा नहीं है। तो अगर धीरे धीरे स्टेडी बट स्टेबली चीजें चेंज हो रही हैं, आपको दुख क्यों है? दूसरी बात, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं, चाहे 1999 रहा हो, चाहे 75 रहा हो, चाहे 62 रहा हो, वहां पर फर्क सिर्फ इतना ही था कि उस जमाने के जो नेता होते थे उनका एक भाव बड़ा क्लियर था कि कुछ भी सिचुएशन हो जाए हम इस देश के साथ खड़े हैं, सवाल जवाब सब पूछते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ऐसी घड़ी में, ऐसी सिचुएशन में, और सिर्फ ये कह देने से कि हम सरकार के साथ हैं, आप सरकार के साथ नहीं हो जाते। आप कहते हो हम सरकार के साथ हैं और बाहर आते ही ये तमाम तरह की चीजें, ग्लोबल टाइम्स को कोट करते हो, चाइना को कोट करते हो, सरेंडर मोदी बताते हो। आप क्या चाइना देश के साथ है? बिल्कुल देश के साथ नहीं है। और सुन लीजिए, आप जो बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, अब एक चीज बताइए मुझे, मेरा छोटा सा सवाल है दीपक झा जी से। बार बार राहुल गांधी ने ट्विटर पर टाइम एंड अगेन रिपीट किया कि चाइना अंदर घुस आया है, कब्जा कर लिया है। मुझे ये बताइए कौन सोर्स है उनका? इस इंफॉर्मेशन का सोर्स कौन है? क्योंकि या तो सिर्फ सरकार जानती है वहां पर, या फिर सेना जानती है मेरे देश की, या फिर वहां पर पीएलए जानती है चाइनीज। इसके अलावा तो कोई नहीं है। राहुल गांधी तो नहीं खड़े ना वहां पर, वो कैसे कह रहे हैं? किस चीज से स्पेकुलेट कर रहे हैं इस तरह की बातें? ना वही तो यही सवाल करें शिवम कि आखिर स्थिति क्या है, वो कम से कम बताएं। क्या स्थिति नहीं बताई जा रही है दीपाली जी? क्या सरकार ने टाइम एंड अगेन क्लियर नहीं किया? इस देश की सेना ने टाइम एंड अगेन क्लियर नहीं किया? और मैं इसके अलावा भी बता देता हूं, अगर इनको लगता है कि क्लैरिफिकेशन नहीं है, 4 दिन बाद बयान आया कि गलवान घाटी हमारी, उससे उनके विदेश मंत्रालय, एक सेकंड, उनके विदेश मंत्रालय ने पहले दिन कह दिया कि हमारी गलवान घाटी हमारी है। उसके बाद हमारे यहां से कोई बयान नहीं आया। तो 4 दिन बाद यहां पर भारत की तरफ से बयान आता है कि गलवान घाटी हमारी। इतना वक्त क्यों लग रहा है? दीपाली जी, ये नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, और जहां तक नेशनल सिक्योरिटी की बात है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और समझता हूं कि चाहे वो सेना हो, चाहे वो डिफेंस हो, उनका हर एक मूव, हर एक चीज बड़ी कैलकुलेटेड होती है। जब ये सब चीजें गलवान घाटी में हुई, कोर कमांडर लेवल की बैठक हुई थी, आज लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बैठक हुई है, जिसमें बड़ा दो टूक भारत की तरफ से कह दिया गया है कि जो 5 मई तक की सिचुएशन थी, अगर वही मेंटेन होगी तो ठीक है। आने वाले समय में मैं कहता हूं अलग लेवल पर, उस पर डिप्लोमेटिक लेवल पर उस पर बात होगी, किस तरह से चीजें की जाएंगी वो बेहतर है। लेकिन क्या ऐसे नाजुक समय में आपको इस तरह से ट्विटर वॉर करना जरूरी है? आपने नेता प्रतिपक्ष को भी बोलना बंद करा दिया, आप मनमोहन सिंह जी से अटैक लॉन्च करा रहे हैं, आप राहुल गांधी जी अटैक लॉन्च कर रहे हैं। ये अपने आप में हास्यास्पद है। क्या लग रहा है कहीं कमी है यहाँ पर? यह भी कहा जा रहा है कि विदेश नीति में कूटनीतिक तरीके से यहाँ पर बदलाव होना चाहिए, बदलनी चाहिए, तब जाके स्थिति सही हो सकती है। आप ये मानते हैं? ये सवाल मेरे से है? जी सर। हाँ, देखिए, अगर सरकार की बात करें तो सरकार एक स्तर पर बहुत बुरी तरह विफल हुई है, और वो है परसेप्शन मैनेजमेंट में। जी।
परसेप्शन वॉर में हिंदुस्तान की सरकार ने कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स दिए हैं। विदेश मंत्री एक बात कह रहे हैं और जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है वो दूसरी आ रही है। विदेश मंत्री कह रहे हैं कि जवान हथियार लेकर वहां गलवान घाटी में गए, लेकिन जो सैनिक जो वहां पे जख्मी हुए, जब उन्होंने अपने परिजनों से बात करी और उन परिजनों का इंटरव्यू आया तो वहां पे साफ तौर पे बताया गया कि हम बगैर हथियार के गए थे और हमने डंडों और पत्थरों से लड़ाई लड़ी। तो ये विरोधाभासी जो संकेत जो सरकार की तरफ से आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर पैदा करते हैं। और मेरे जैसे जो भूतपूर्व सैनिक हैं और जर्नलिस्ट हैं वो सवाल पूछ रहे हैं और बिल्कुल पूछना भी चाहिए, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं और हमारा हक बनता है कि हम स्पष्टता से चीज को देखें। और हम ये नहीं कह रहे कि आप क्या रणनीति कल बना रहे हैं, आप उनको कैसे तोड़ रहे हैं आगे जाके, हम ये सवाल नहीं पूछ रहे। हम सवाल सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि हमें असलियत पता लग जाए कि क्या है, आधिकारिक तौर पर कोई स्टेटमेंट दे दिया जाए और जितना जितना दे देते हैं हम उसको मान भी लेते हैं, हम उसमें सवाल नहीं पैदा करते। तो ये मेरा कहना है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की सरकार परसेप्शन वॉर में थोड़ा पीछे हो गई है, तभी ग्लोबल टाइम्स के हवाले से लोग जो है राजनीति कर रहे हैं। सर, लगता है कि यहाँ पर अभी, क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया, इससे पहले कभी ऐसा हुआ है? क्योंकि हमने बालाकोट के बाद से ये बहुत ज़्यादा देखा है कि सेना पर भी सवाल उठ रहे हैं, शहादत पर भी यहाँ पर राजनीति हो रही है हर तरफ से। क्या ऐसा पहले होता था क्या कि यहाँ, क्योंकि हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमेशा विपक्ष साथ हुआ है, तब जाकर हम चीन पर पहले भी यहाँ पर हम विजय पा चुके हैं, लेकिन क्या ऐसा था कि इतनी ज़्यादा राजनीति, क्या, या फिर इसे यूं कहें कि अब सोशल मीडिया है जिसकी वजह से इतनी राजनीति उभर कर सामने आ गई है? मेरे को ये नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों को ये डर लगता है कि अगर हिंदुस्तान विजयी हो जाएगा तो मोदी और मजबूत हो जाएगा और उस चक्कर में फिर उनको थोड़ा इनसिक्योरिटी महसूस होती है। और कांग्रेस की इनसिक्योरिटी इस समय ये है बेसिकली कि नेहरू का जो हिंदुस्तान पे जो 62 का कलंक है, कहीं ऐसा ना हो कि मोदी कुछ ऐसा कर जाए कि मोदी उभर कर एक बहुत बड़ा सितारा हो जाए और आगे सदियों दशकों तक जो है मोदी हो जाए। तो ये भी एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हमें लगता है कि कांग्रेस की तरफ से है, खासतौर से राहुल गांधी की। तो मेरा एक ही बात होगी कि देखिए, देश ज्यादा बड़ा है, ना नेहरू बड़े हैं, ना मोदी बड़ा है, ना कांग्रेस बड़ी है, ना बीजेपी बड़ी है। देश बड़ा है, देश रहेगा, बाकी लोग कोई नहीं रहेंगे, ना नेहरू जी नहीं रहे और कोई भी नहीं रहेगा, हम भी नहीं रहेंगे, देश रहेगा। तो देश के हित की ही बात करनी चाहिए और इस समय सबको एकजुट हो जाना चाहिए और सरकार के ऊपर भी दायित्व बनता है कि वो पूरी क्लैरिटी के साथ देश को कॉन्फिडेंस प्रदान करे। जी, दीपक झा, ये इस बात से आप कितना सहमत हैं? ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ठीक है, यहाँ पर सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर आप अपनी बात रख लें, लेकिन इसी बात को आप सरकार के साथ आपस में बैठकर अगर इस चीज़ को सुलझा लिया जाए और फिर उनसे पूछा जाए कि क्या स्थिति है, आप बताइए, और उसके बाद हम साथ देने के लिए तो तैयार हैं। कम से कम आप पर तो सवाल नहीं उठेंगे, क्योंकि अभी जो इस तरह माहौल है सेना को लेकर भी, सब यही कह रहे हैं कि विपक्ष को इस वक्त में भी राजनीति सूझ रही है। बालाकोट के टाइम को भी आपको ही कोट किया जा रहा है कि आप क्यों बार बार सेना के मामले पर राजनीति करते हैं? देखिए, सेना के नाम पे राजनीति कोई नहीं कर रहा है। सेना बीच में आ रही है ना, सेना बीच में आ रही है, क्योंकि भाजपा के पास कुछ बचा नहीं है। अभी कर्नल दानवीर जी ने बड़ी स्पष्ट शब्दों में कह दिया, देश बड़ा है, ना नरेंद्र मोदी बड़े, ना राहुल गांधी बड़े हैं, ना दीपक झा बड़ा है, ना कर्नल दानवीर बड़े। देश बड़ा है, देश का व्यक्ति बड़ा है, देश की सेना बड़ी है। आज इस देश में संकट का वक्त चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी कुछ ऐसा कर जाए, शायद देश बड़ा हो जाए, तो नरेंद्र मोदी जी 10 साल या 20 साल प्रधानमंत्री रहे, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। 100 साल प्रधानमंत्री रहे, भगवान उनको लंबी उम्र दे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी देश के साथ झूठ ना बोले। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कर्नल साहब ने कि चाइना, हमारे जो 20 जवान शहीद हुए हैं उनके घर परिवार, लेकिन आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी को दिक्कत है ना, क्योंकि आप तो कभी प्रधानमंत्री बन नहीं सकते कांग्रेस में। आपको दिक्कत है भाई, आपको दिक्कत है ना। आप देखो कैसे बीच में जंप कर रहे हो, कूद रहे हो। आप सुनने की आदत रखो, अच्छा बोलते हो लेकिन सुनने का भी उतने धैर्य रखो। आप
किसी को कोई दुख नहीं है। देश बढ़ना चाहिए आगे, देश रहना चाहिए, सेना का सम्मान होना चाहिए, लेकिन आप लोग इस तरह का डबल दूसरे चैनल पे जाना है, तो मैं आपसे माफी लेना देश को दो राहे पे ना खड़ा करते हैं, ना इधर कर रहे ना उधर कर रहे। आपसे सवाल करते हैं, आपसे जवाब उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप जिम्मेदारी के पद पे बैठे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी से आज दीपक झा मैं आपको रोकूंगी, दीपक झा एक मिनट में आपको रोकूंगी। बहुत शुक्रिया कर्नल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल करने के लिए होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। दीपक बोलिए, आप अपनी बात पूरी रखिए। नहीं, मैं कह रहा था कि देखिए आज भाजपा क्या कर रही है, भाजपा के पास कुछ बचा नहीं। अभी मैंने एक बात बोली कि चाइना को बैन कर दीजिए, हम सब चाहते हैं। शिवम त्यागी कहते हैं दुखी क्यों भाई? अरे कोई दुखी नहीं है, आप हिम्मत दिखाओ, चाइना को बैन करो। इस देश में कोई एक बच्चा चाइना का सामान नहीं खरीदेगा, सब जला के फेंक देंगे। मैं कहता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, लेकिन आप एक कदम उठाओ, अब लोगों का आह्वान मत करिए। ठीक है चलिए शिवम से शिवम ये हाँ दीपक मेरे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए शिवम से आखिरी सवाल ले लेती हूँ। शिवम, ये कहा जा रहा है कि अभी तो कुछ चीजों को बैन किया भी जा रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं है। बाद में बहुत ही इतिहास रहा है, रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं। 18 बार गए थे प्रधानमंत्री मिलने चीन। देखिए, मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी देश के साथ व्यापार एकदम बंद करना ये इम्पॉसिबल बात है। इस बात को दीपक झा भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरी बात, जहां तक बात चाइना को बैन करने की है, आपके खुद के, आप सुन लीजिए ना, आपके खुद के प्रधानमंत्री 1988 में ट्रीटी करके आए थे और अब आप कहते हैं कि बैन कर दीजिए। मैं कहता हूं अगर कोई कंसेंसस स्तर पर बन रहा है तो उसको बनने दीजिए। अरे बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं देना है दीपक झा, यहाँ कोई म्यूजिक एल्बम नहीं चल रहा है, चुप हो जाइए जरा, सुन लीजिए। कमाल बात है, आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए। दूसरी चीज ये है कि जहां तक बैन करने की बात है, आप स्ट्रेटेजिकली किसी भी कंट्री को इरेडिकेट कर सकते हैं अपने देश के बिजनेस से। आपको उसके लिए नीतियां बनानी पड़ेगी। 1988 की जो मैं आपको बात बता रहा हूं, उसमें क्या हुआ था कि राजीव गांधी जी ने सिर्फ इस बात पर ट्रीटी कर ली थी कि बॉर्डर विवाद बाद में निपटता रहेगा, आइए चाइना के साथ बिजनेस करते हैं। अब यहां बैठकर आप हमें बता रहे हैं कि बैन कर दीजिए, क्योंकि आप अभी सरकार में नहीं, आप जो चाहे बोल सकते हैं। लेकिन अगर इस चीज को स्लोली बट स्टेडीली करेंगे तो ठीक है। अब देखना ये होगा कि ये बयानबाजी आगे भी जारी रहती है या इस पर यहाँ पर विराम भी लगेगा, क्योंकि स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है। लेकिन एकजुटता दिखाने के बजाय यहाँ पर लगातार ऐसे जवाब पूछा जा रहा है, इससे क्या सेना का मनोबल नहीं गिरेगा, इसको सभी पार्टियों को सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम और बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब चलिए हम आपको जरा मैप समझा देते हैं। भारत चीन विवाद के बीच पैंगोंग झील पर फिंगर 4 से और फिंगर 8 की कहानी क्या है, जाते जाते देखिए हमारे सहयोगी शंकर आपको ये मैप के जरिए समझाएंगे। तो क्या ये विवाद है, थोड़ा सा हम आपको इस मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, ये फिंगर 1 है, फिंगर 2, फिंगर 3 और ये फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 का ये पूरा इलाका है। ये आप देखिए, ये LAC है और चीन दरअसल इसे LAC मानता है यहां पर, क्योंकि जब युद्ध हुआ था उस वक्त चीन उसके बाद से इसे LAC मानता है, लेकिन भारत फिंगर 8 तक का जो इलाका है इसे LAC मानता है। लेकिन जो पूरा विवाद है फिंगर 4 से 1 से लेकर फिंगर 8 तक, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल फिंगर 1, 2, 3, 4 ये फिंगर 4 तक आप देखिए, यहां तक जो चीन है वो धीरे धीरे अंदर घुसता हुआ नजर आया है। उसने यहां तक अपना कब्जा जमा लिया, यानी कि फिंगर 4 तक। फिंगर 4, 5, 6, 7, 8 ये जो रेड आप देख रहे हैं, यहां पर चीन ने कब्जा किया हुआ, क्योंकि चीन मानता है कि उसकी जो LAC है वो ये है, जबकि LAC दरअसल ये है। युद्ध के बाद जो LAC थी वो ये थी, लेकिन भारत फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक जो पेट्रोलिंग लगातार करता था, लेकिन चीन ने देखिए आप किस तरीके से इस पूरे विवाद को हवा दी है। धीरे धीरे किस तरीके से चीन अंदर घुसता गया। फिंगर 8 से लेकर फिंगर 8 तक भारतीय जो सेना है वो लगातार वहां पर पेट्रोलिंग करती थी, लेकिन पेट्रोलिंग करने के दौरान ही चीन ने किस तरीके से यहां पर फिंगर 8, 7, 6, 5, 4 यहां तक धीरे धीरे चीन अंदर घुसा और उसने इस पूरे इलाके को कब्जा करना शुरू कर दिया। और चीन बार बार यह दावा कर रहा है कि यह उसका इलाका है। अब फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक का जो विवाद है इसी मामले पर उलझा हुआ है। यह आप झील देख रहे हैं नीचे, इसी झील पर लगातार जो ITBP कैंप यहां पर बने हुए हैं और जो ITBP के जवान है वो यहीं से पेट्रोलिंग करते थे। फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक का यह पूरा इलाका था, यहां तक पूरी पेट्रोलिंग होती थी, लेकिन अब वो पेट्रोलिंग दरअसल नहीं हो पा रही है। पेट्रोलिंग इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि चीन फिंगर 8 से लेकर फिंगर 5 यानी कि 4 तक का है,
वो पूरा अंदर घुस चुका है और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब विवाद इस बात को लेकर है कि LAC अगर चीन इससे मान रहा है, क्योंकि भारत फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक इस LAC पर लगातार पहले भी पेट्रोलिंग करता रहा है, लेकिन चीन ने आप देखिए किस तरीके से चालाकी से कहें धीरे धीरे वो फिंगर 8, 7, 6, 5 और 4 यहां तक वो अंदर घुस गया और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये बेस पोस्ट है यहां पर ITBP का, यहां से चीन आगे नहीं घुस पा रहा है, यानी कि भारत के जो जवान हैं उसको चीन की जो सेना है उसको वहीं पर रोक रहे हैं, आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि लगातार चीन जो दावा कर रहा है, LAC चीन दरअसल इसे मान रहा है। यहां पर इस पूरे इलाके को आप देखिए, दरअसल LAC ये है जहां पर भारतीय सेना फिंगर 1 से लेकर फिंगर 2, 3, 4 और ये फिंगर 8 तक का जो पूरा इलाका था, यहां तक पेट्रोलिंग पहले होती थी भारतीय सेना की, लेकिन अब पेट्रोलिंग भी बंद हो गई है क्योंकि धीरे धीरे जो चीन है वो अंदर घुसता हुआ जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा विवाद इस बात को लेकर है कि आखिर चीन जिस तरीके से फिंगर 8 से लेकर फिंगर 5 तक घुस गया है, लेकिन अब ये डर भी है कि धीरे धीरे जो चीनी सैनिक हैं वो आगे कब्जा करते हुए जा रहे हैं भारतीय सरजमी पर। लेकिन यही विवाद था और यही विवाद आपने देखा होगा गलवान घाटी में जिस तरीके से झड़प हुई थी, उसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद यह विवाद और ज्यादा तेज हो गया। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत लगातार हो रही है, लेकिन सवाल यह उठता है कि चीन जिस तरीके से हिमाकत कर रहा है भारतीय सीमा में घुसने की, उसका क्या सलूशन है? सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, क्या इस बातचीत से कोई मसला सुलझेगा? इस तरफ थोड़ा सा आप देखिए, इस मैप को इस तरफ लेकर आता हूं, इस मैप के ये आप देखिए सिरिजैम्प 2 है, बेस है, ये सिरिजैम्प 1 है। यहां पर भी आप देखिए चीन ने किस तरीके से अपना दावा, इस इलाके को ठोकता है चीन कि ये भी उसका इलाका है। दरअसल ये अक्साई चीन का इलाका, लेकिन चीन बार बार ये कहता है कि ये पूरा उसका इलाका है। अब आप देखिए सबसे बड़ा जो विवाद है फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक था, लेकिन अब जिस तरीके से चीन धीरे धीरे अंदर घुसता हुआ जा रहा है, भारतीय सेना भी तैयार है कि आखिर चीन को अब आगे घुसने नहीं दिया जाएगा, जिस तरीके से वो लगातार आगे बढ़ रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।